अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद है। आज हम ओल्ड मैन एंड द सी बुक के 7वें एपिसोड को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। हरामजादी, तकरीबन 40 पाउंड गोश्त उड़ा ले गई। बूढ़े ने बावाज़े बुलंद कहा, ये मेरा हारपून और सारी रस्सी भी ले गई। उसने सोचा, मेरी मछली का खून दोबारा रसने लगा है और अब दूसरी भी आ जाएंगी। चूंकि मछली की शक्ल मस्क हो चुकी है, वो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखना नहीं चाहता था। जब मछली को टक्कर लगी थी, उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो टक्कर उसके अपने लगी हो। लेकिन जिस शार्क ने मेरी मछली को टक्कर मारी थी, मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया है। उसने सोचा, मैंने आज तक जितनी भी शार्कें देखी हैं, ये उन सबसे बड़ी थी, और खुदा जानता है कि मैं बड़ी बड़ी मछलियां देख चुका हूँ। मुझे जो कामयाबी हुई वो इतनी बड़ी थी कि उसे ज्यादा देर संभाले रखना मुश्किल था। उसने सोचा, काश ये सब कुछ ख्वाब होता। मैंने इस मछली को कभी फांसा ना होता, और मैं अखबार बिछाए अकेला अपने पलंग पर लेटा होता। मगर इंसान शिकस्त खाने के लिए पैदा हुआ है। उसने कहा, इंसान को फना तो किया जा सकता है, उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। अगरचा मुझे इस मछली को हलाक करने का अफसोस है। उसने सोचा, अब बुरा वक्त सर पर खड़ा है और मेरा हारपून तक नहीं। शार्क जालिम होती हैं, काबिल होती हैं, ताकतवर होती हैं और ज़हीन होती हैं, लेकिन मैं उससे ज्यादा ज़हीन निकला। शायद नहीं, शायद उसकी निस्बत मेरे पास बेहतर हथियार था। बड़े मियाँ, मत सोचो, उसने बावाज़े बुलंद कहा। इसी रास्ते पर अपनी कश्ती चलाते रहो, और जब मुसीबत नाजिल हो उसका मुकाबला करो। लेकिन मुझे लाजमन सोचना होगा, उसने सोचा, क्योंकि मेरे पास यही कुछ तो बचा है, ये और बेसबॉल। मैं सोचता हूँ कि मैंने उसके पीछे पर जो चोट लगाई थी, उसके मुतल्लिक अजीम दिमागियों का रद्द अमल क्या होगा। ये कोई अजीम कारनामा नहीं था, उसने कहा। कोई भी आदमी ये काम कर सकता था। लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरे हाथ इतनी ही बड़ी रुकावट थे, इतनी के एड़ी के बाहर निकली हुई हड्डी। मैं इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। मेरी एड़ी में कभी कोई खराबी पैदा नहीं हुई। सिर्फ एक बार, जब तैरने के दौरान मेरा पाँव नीश माही पर पड़ गया और उसने मुझे डंग मार दिया। उस डंग से मेरी निचली पंडली मफलूज हो गई और मुझे नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होने लगा। बड़े मियाँ, किसी खुशकन चीज के बारे में सोचो। 1 मिनट के साथ तुम घर के करीब तर होते जा रहे हो। 40 पाउंड गोश्त खोने के बाद तुम्हारी कश्ती का वजन कम हो गया है और वो निस्बतन आसानी से खे रही है। वो खूब अच्छी तरह समझता था कि जब वो मंझधार में दाखिल होगा, उसे किस किस्म की सूरत हाल से वास्ता पड़ेगा। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं, अब भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है, उसने बावाज़े बुलंद कहा। मैं अपना चाकू चप्पू के सर पर बांध सकता हूँ। चुनाचा उसने स्कान अपने बाजू के नीचे किया, अपना पाँव बादान की रस्सी पर रखा और चाकू चप्पू के सिरे पर बांध दिया। खैर, उसने कहा, मैं रहा तो बूढ़े का बूढ़ा, मगर मैं अब गैर मुसल्ला नहीं हूँ। हवा अब खासी तेज हो गई थी और उसकी कश्ती ने रफ्तार पकड़ ली थी। उसने अपनी निगाहें मछली के ढेर के सिर्फ अगले हिस्से पर जमा रखी और उसकी कुछ उम्मीद वापस लौट आई। उम्मीद ना रखना अहमकाना हरकत है, उसने सोचा। इसके अलावा मैं उसे गुनाह समझता हूँ। गुनाह के मुतल्लिक मत सोचो। दूसरे मसाइल ही इतने ज्यादा हैं कि गुनाहों को बीच में घसीटने की कोई तुक नहीं बनता। फिर मैं उसे ठीक तरह समझता भी तो नहीं। मैं उसे ठीक तरह समझता नहीं, और मुझे ये भी यकीन नहीं कि मैं उसे मानता हूँ। शायद मछली को हलाक करना गुनाह था। मेरा ख्याल है कि ये गुनाह ही था। हालांकि मैंने ये काम अपने आप को जिंदा रखने और बहुत सारे लोगों को खुराक मुहैया करने के लिए किया था। मगर फिर तो हर चीज गुनाह हुई। गुनाह के बारे में मत सोचो। अब उस काम में बहुत ताखीर हो चुकी है, और इधर बेशुमार अशखास हैं जिनका अर्तकाब करने के लिए मुआवजा अदा किया जाता है। उन्हें इसके मुतल्लिक सोचने दो। जिस तरह मछली मछली बनने के लिए पैदा हुई थी, इसी तरह तुम मछेरा बनने के लिए पैदा हुए थे।
जिस तरह अजीम दी माजियो का बाप मछेरा था, इसी तरह सान पेद्रो मछेरा था। लेकिन उसका जिन अशिया से वास्ता पड़ा था, उसे उसके मुतल्लिक सोचना पसंद था, मगर चूंकि उसके पास ना तो पढ़ने को कुछ था और ना सुनने को रेडियो, वो अक्सर सोचता रहता और यूं वो गुनाह के बारे में सोचता रहा। तुमने उसे महज इसलिए हलाक नहीं किया क्योंकि तुम जिंदा रहना और खुराक हासिल करने के लिए उसे फरोख्त करना चाहते थे। तुमने उसे इसलिए हलाक किया क्योंकि मछेरे की हैसियत से ये तुम्हारे पंदार का मसला बन गया था। जब वो जिंदा थी, तुम्हें उस पर प्यार आ रहा था, और जब वो हलाक हो गई, तब भी तुम उससे प्यार जताते रहे। फिर उसे हलाक करना गुनाह नहीं। क्या बात इससे कुछ ज्यादा है? बड़े मियाँ, कुछ ज्यादा ही सोचते हो, उसने बावाज़ बुलंद कहा। लेकिन तुम्हें शार्क को हलाक करने में तो मजा आया था, उसने सोचा। तुम्हारी तरह वो भी जिंदा मछलियों पर गुजारा करती है। वो ना तो मुर्दा खोर है और ना चलती फिरती अशिया जिस तरह के बाद दूसरी शार्कें होती हैं। वो खूबसूरत है और शाहाना तमकनत की मालक, और वो किसी चीज से नहीं डरती। मैंने उसे इसलिए हलाक किया था क्योंकि मैं अपना बचाव करना चाहता था, बूढ़े ने बावाज़ बुलंद कहा। और मैंने उसे जायज तरीके से हलाक किया था। उसके अलावा उसने सोचा, हर चीज दूसरी चीज को किसी न किसी तरह हलाक करती रहती है। माहीगीरी जिस तरीके से मुझे जिंदा रखती है, एन उसी तरीके से मुझे हलाक करती रहती है। मुझे तो लड़का जिंदा रखता था। मुझे अपने आप को कुछ ज्यादा ही फरेब में मुब्तला नहीं करना चाहिए। वो कश्ती के पहलू पर नीचे झुक गया और उसने मछली के धड़ से एन उस जगह पर जहां शार्क ने उस पर मुंह मारा था गोश्त का टुकड़ा नोच लिया। वो उसे चबाने लगा। उसे ये आला किस्म का गोश्त मालूम हुआ और उसे उसका जायका पसंद आया। ये खुश्की के जानवरों के गोश्त की तरह घुटा हुआ और रसीला था, मगर उसकी रंगत सुर्ख नहीं थी, उसमें रेशे नहीं थे, और वो जानता था कि बाजार में ये सबसे महंगे दामों फरोख्त होगा। लेकिन उसे कोई ऐसा तरीका मालूम नहीं था जिससे उसकी बू पानी से बाहर रखी जा सके। बूढ़ा समझ गया था कि बुरा वक्त सर पर आ खड़ा है। हवा की रफ्तार में ठहराव आ गया था। उसका रुख मजीद थोड़ा सा शुमाल मशरिक की तरफ हो गया था, और वो जान गया था कि इसका मतलब क्या है, कि अब वो बंद नहीं होगी। बूढ़े ने अपने सामने निगाह दौड़ाई, लेकिन उसे किसी जहाज की ना तो बादवान नजर आई, ना उसका कल्ब दिखाई दिया, ना धुआं, सिर्फ माही परिंदे जो कश्ती के अगवाड़े के करीब पहुंचकर ऊपर उठते और फिर उसके दोनों अतराफ तैरने लगते, या यहाँ वहां गल्फ स्ट्रीम की घास दिखाई दे जाती। उसे कश्ती में सफर करते, दबाले में आराम करते और कभी कभार मार्लिन का गोश्त चबाते, आराम की कोशिश करते और अपनी कुवत बहाल करने की सही करते 2 घंटे बीत गए थे। उसे 2 शार्कों में से पहली नजर आई। ए, वो बावाज़े बुलंद पुकारा। ये वो लफ्ज है जिसका कोई तर्जुमा नहीं किया जा सकता। शायद ये महज चीख की आवाज है जो गैर इरादी तौर पर इस वक्त आदमी के मुंह से निकल जाती है जब उसे महसूस होता है कि मेख लकड़ी में नहीं ठुकी बल्कि उसके अपने हाथ में ठुक गई है। ग्लैनस, उसने आवाज़ बुलंद कहा। उसे अब दूसरी मछली का भी, जो पहली के पीछे पीछे आ रही थी, पंख नजर आ गया था। उसकी भवें तिकोने पंखों और उसके चारों तरफ लहराती हुई दुमों से उसे अंदाजा हो गया था कि वो एक शार्क है। उसने मछली की बू पा ली थी और अब फूले नहीं समा रही थी, लेकिन शायद भूख ने उसकी मत मार दी थी, और अपनी हजानी कैफियत में वो कभी बू से दूर हट जाती और कभी उसे दोबारा पा लेती। ताहम उस सारी मुद्दत के दौरान में वो मछली के गिर्द घेरा तंग करती जा रही थी। बूढ़े ने बादबान की रस्सी कसकर बांध दी और सकान जाम कर दिया। फिर उसने वो चप्पू जिसके साथ चाकू बांधा हुआ था उठा लिया। जिस कदर मुमकिन हुआ उसने कम से कम ताकत इस्तेमाल करते हुए उसे ऊपर उठाया, क्योंकि उस काम में उसका हाथ का जो तकलीफ पहुंच रही थी, उस पर वो आमादा बगावत हो रहे थे। वो उन्हें खोलता और दोबारा नरमी से उन्हें चप्पू के गिर्द लपेट देता। वो ये काम उसकी सख्ती दूर करने के लिए कर रहा था। अब कि उसने उन्हें मजबूती से चप्पू के गिर्द लपेट दिया,
ताकि दर्द के आदी हो जाएं और घबराकर अपनी गिरफ्त ढीली न करें। उसकी निगाहें शार्क पर मरकूज थीं। उसे अब उसकी चौड़ी चपटी थूथनियां, बचला नुमा सर और उसके चौड़े चपटे पंख, जिसके सिरे नोकीले और सफेद थे, नजर आ रहे थे। ये मकरूर और घिनौनी शार्कें थीं और उनके अबदान से बदबू खारिज हो रही थी। वो मुर्दार खोर भी थी और घिनौनी भी, और जब उन्हें भूख सताती तो वो कश्ती के चप्पू या स्तान के साथ भी मुंह मारने से गुरेज न करती। ये वो शार्कें थी जो आबी कछुओं की, जब वो सताया पर सो रहे होते, टांगे और उनकी तैरने के असाब काट लेती, और अगर उन्हें भूख कुछ ज्यादा ही बेहाल कर देती तो वो पानी में आदमी पर भी झपट पड़ती। बेशक उस आदमी के जिस्म से ना तो मछली के खून की बू आ रही होती और ना मछली की कोई रतूबत होती। ए, बूढ़े के मुंह से निकला। ग्लेनस, ओ ग्लेनस। वो आ गईं, लेकिन वो इस तरह ना आई जिस तरह मार्को शार्क आई थी। उनमें से एक ने बल खाया और कश्ती के नीचे नजरों से ओझल हो गई। उसने जब मछली को खींचा, उसे झटका दिया, बूढ़े को कश्ती डूबती महसूस हुई। दूसरी अपनी छोटी छोटी आंखें बूढ़े पर जमाए हुए थी। फिर वो अपने चौड़े चपटे जबड़ों के नीम दायरे के साथ मछली के धड़ इस मुकाम पर, जिसे पहले ही नोचा जा चुका था, झपट कर फुर्ती से आगे बढ़ गई। उसके भूरे सर और उस अकबी हिस्से पर जहां मगज रीढ़ की हड्डी से मिलता है, लकीरनुमा तौर पर नजर आ रही थी। बूढ़े ने अपने चप्पू के साथ बंधा हुआ चाकू उसी मुकामे इस्तेसाल में खोप दिया, खींचा और दोबारा शार्क के गर्बा नुमा आंख में घुसेड़ दिया। शार्क ने मछली छोड़ दी और नीचे फिसल गई। उस टुकड़े को जिसने उसे नोचा था मरते मरते निकला। दूसरी शार्क मछली जिस तरह नोच घुसूट कर रही थी, उससे मछली अभी तक डोल रही थी। बूढ़े ने बादबान की रस्सी ढीली छोड़ दी ताकि कश्ती इस तरह झूम जाए जिस तरह उसका बेशतर हिस्सा पानी में था, और यूं शार्क उसके नीचे से बाहर आ सके। जब शार्क उसे नजर आई, वो पहलू पर नीचे झुका और उसने पूरी कुव्वत से जरब लगाई। उसका निशाना सिर्फ गोश्त था। शार्क की खाल सख्त थी, शाकू उसे सिर्फ छू ही सका। जरब लगाने से ना सिर्फ उसके हाथ बल्कि कंधे पैर भी बहुत दर्द की ठीसें उठी। ताहम उसने इतना हुआ कि शार्क तेजी से ऊपर उठी और उसने अपना सर पानी से बाहर निकाला। वो मछली के पहलू पहलू थी। यूं ही उसकी थूथनी दिखाई दी, बूढ़े ने उसके चौड़े चप्टे खोपड़ी के ऐन दरमियान में जरब लगाई। उसने अपना चाकू खींचा और बिल्कुल उसी जगह दोबारा घोंप दिया। वो मछली के साथ चिपटी हुई थी, उसके जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे। बूढ़े ने अपना चाकू उसकी बाईं आंख में घुसेड़ दिया। शार्क वहीं की वहीं मुअक्कल हो गई। हम्म तो कुछ नहीं हुआ, बूढ़े ने कहा। उसने चाकू का फल दिमाग और रीढ़ की हड्डी के जोड़ में धकेल दिया। अब इसे निशाना बनाना मुश्किल काम नहीं रहा था। उसे हड्डी के ऊपर मांस चिरता हुआ महसूस हुआ। बूढ़े ने चप्पू उठाया और शार्क के जबड़े खोलने के लिए चाकू का फल उसके दरमियान फंसा दिया। वो फल को मरोड़ने लगा और जब शार्क फिसल कर नीचे गिर पड़ी, उसने कहा, गैलियन, जाओ फिसलती जाओ और 1 मील गहरे में जाकर आराम करो। जाओ अपनी सहेली से गले मिलो। शायद ये तुम्हारी सहेली ना हो बल्कि अम्मा हो। बूढ़े ने चाकू का फन नोचा और चप्पू नीचे रख दिया। फिर उसने बादबान की रस्सी तलाश की और जब बादबान में हवा भर गई, उसने कश्ती सही रास्ते पर डाल दी। ये बदबख्त इसका चौथाई और वो भी बेहतर गोश्त नोच ले गई है। उसने बावाज़े बुलंद कहा, काश ये सब कुछ ख्वाब होता और मैं उसे कभी फंसा ना होता। मछली, मुझे अपनी इस हरकत पर अफसोस है। उससे हर चीज गड़बड़ हो गई है। वो खामोश हो गया। अब उसका कतन जी नहीं चाहता था कि वो मछली की तरफ आंख उठाकर भी देखे। उसका खून नुचड़ चुका था और वो इस कदर शराबूर हो चुकी थी, उसके धड़ की रंगत वही होगी जो आईने के रुपेली पुष्ट की होती है।
उसकी धारियां अभी तक नजर आ रही थी। मछली, मुझे इतनी दूर तक नहीं जाना था, उसने कहा। तुम्हारी खातिर, ना अपनी खातिर। मछली, मैं शर्मिंदा हूँ। हम्म, उसने अपने आप से कहा। चाकू बंधी हुई रस्सी का जायजा लो और देखो कि ये कहीं से कट तो नहीं गई। फिर अपने हाथ की हालत दुरुस्त करो, क्योंकि अभी और भी आएंगी। काश मेरे पास चाकू की जगह पत्थर होता। बूढ़े ने चप्पू के सिरे पर बंधी रस्सी को पड़ताल करते के बाद कहा। मुझे एक अदद पत्थर लाना चाहिए था। तुम्हें बहुत सारी अशिया लाना चाहिए थी, उसने सोचा, लेकिन तुम नहीं लाई। बड़े मियाँ, अब ये सोचने का वक्त नहीं रहा कि तुम्हारे पास कौन कौन सी चीज है। अब ये सोचो कि जो कुछ तुम्हारे पास है उससे क्या कुछ कर सकते हो। तुम मुझे बहुत अच्छे मशवरे देते हो, मैं उनसे तंग आ चुका हूँ, उसने बावाज़े बुलंद कहा। उसने सकान अपने बाजू के नीचे थामा और अपने दोनों हाथ पानी में डुबो दिए। दरें असना कश्ती आगे बढ़ती जा रही थी। खुदा जाने ये आखिर कितना गोश उड़ा ले गई, उसने कहा। ताहम कश्ती का बोझ खासा कम हो गया है कि मछली को मस्कशुदा जेरे हिस्से के मुतल्लिक सोचना नहीं चाहता था। वो जानता था कि जब शार्क बढ़ बढ़ कर उसे झपट्टा मार रही थी, वो हर बार कुछ न कुछ गोश नोच घसूट कर ले जाती। और वो ये भी जानता था कि वो समंदर में दूसरी मछलियों के लिए इस कदर निशाना राह छोड़ती जा रही हैं, जैसे वो समंदर में ना जा रही हों, किसी वसी और इस सड़क पर जा रही हों। वो मछली थी कि आदमी उसकी फरोख से इतनी कमाई हासिल कर लेता कि सारी सर्दियां मजे से गुजार सकता था। उसने सोचा, इस बारे में मत सोचो, सिर्फ आराम करो और अपने हाथ को ठीक करने की कोशिश करो, ताकि उसका थोड़ा बहुत जितना गोश्त बचा है उसकी हिफाजत कर सको। अब जबकि पानी में इतनी महक फैल चुकी है, मेरे हाथों से जो खून की बू आ रही है उसकी कोई अहमियत नहीं। उसके अलावा उनसे कोई ज्यादा खून रस भी नहीं रहा। कोई भी जख्म ऐसा नहीं जो जरा सा भी अहम हो। खून के निकलने का एक फायदा ये होगा कि उससे शायद बाएं हाथ में ईंठन पैदा नहीं होगी। अब मुझे कुछ सोचना चाहिए, उसने सोचा। कुछ भी नहीं, मुझे किसी शय के बारे में सोचना नहीं चाहिए और अगली शार्कों का इंतजार करना चाहिए। काश ये हकीकतन ख्वाब होता, मगर कौन जानता है, ऐन मुमकिन है कि ये ख्वाब ही साबित हो। जो अगली शार्क आई वो अकेली थी और चौड़ी चपटी थूथनी वाली थी। वो इसी तरह लपकती आई जिस तरह सूर पानी के हौजे की तरफ लपकता है, बशर्ते आप एक ऐसे सूअर का तस्वर कर सकें जिसका मुंह उतना बड़ा हो आप अपना पूरा सर उसके अंदर धकेल सकें। बूढ़े ने उसे मछली से टुकड़ा दिया और फिर अपना चाकू, जो चप्पू के साथ बंधा हुआ था, उसके बेजे में उतार दिया, लेकिन शार्क लूटते फूटते झटका मारकर अकबी जानिब लड़क गई और चाकू का फल टूट गया। बूढ़ा कश्ती खेने के लिए अपनी जगह टिक गया। उसने इतना भी इंतजार न किया कि शार्क को पानी में डूबते हुए देख लेता। डूबने से पहले शार्क का सारा जिस्म दिखाई देने लगा। फिर वो जूं जूं डूबती गई, वो छोटा होता गया और आखिर में बिल्कुल ही मुहीन हो गया और नजरों से ओझल हो गया। इस किस्म के मनाजर बूढ़े को हमेशा लुभाते रहते थे, लेकिन इस मर्तबा उसने आंख उठाकर भी न देखा। अब मेरे पास गैफ रह गया है, उसने कहा, लेकिन ये किसी काम का नहीं। मेरे पास दो चप्पू, सकान और छोटा डंडा भी है। उसने मुझे शिकस्त दे दी, उसने सोचा। मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि डंडों से शार्कें हलाक नहीं कर सकता, लेकिन जब तक मेरे पास चप्पू, छोटा डंडा और सकान मौजूद है, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं कोशिश करता रहूंगा। उसने हाथ को अच्छी तरह भिगोने के लिए दोबारा पानी में डाला। सपहर खासी बीत चुकी थी और समंदर और आसमान के मां सिवाय और कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। हवा पहले की निस्बत तेज हो गई थी और अब जल्द ही उम्मीद बंधने लगी थी कि वो खुश्की देख सकेगा। बड़े मियाँ, तुम थक चुके हो, उसने कहा। तुम अंदर से थक चुके हो। शार्कों ने उस पर दोबारा हमला न किया, लेकिन गुरूब आफताब से जरा पहले वो फिर आ गए। मछली ने समंदर में जो वसी और ईद रास्ता बना दिया था,
बूढ़े को उस पर भूरे पंख फिर तैरते नजर आए। अब वो बू का भी सहारा नहीं ले रही थी, बल्कि वो एक दूसरे के बराबर बराबर तैरती सीधी कश्ती की जानिब बढ़ रही आ रही थी। उसने सकान जाम कर दिया और बादबान की रस्सी कस कर बांध दी और डंडा उठाने दबाले के नीचे पहुंच गया। वो किसी शिकस्ता चप्पू का दस्ता था। काटने के बाद उसकी लंबाई तकरीबन 2.5 फुट हो गई थी। डंडे की गिरफ्त कुछ इस किस्म की थी कि वो उसे सिर्फ एक हाथ से इस्तेमाल कर सकता था। उसने उसे अच्छी तरह दाएं हाथ से पकड़ा। वो बगौर शार्कों को आते देखता और डंडा हाथ से ऊपर नीचे झुकाता रहता। ये दोनों नहंग शार्कें थीं। मुझे पहली को अपनी गिरफ्त मजबूत करने का मौका देना चाहिए और फिर उसकी नाक को नोक या सिरे खोपड़ी पर लगाना चाहिए, उसने सोचा। दोनों शार्कों ने इकट्ठे मछली के गिर्द घेरा बना लिया और फिर जब उसने करीब तरीन को अपने जबड़े खोलते देखा और उन्हें मछली के नकराई पहलू पर गाड़ते देखा, उसने अपना डंडा ऊपर उठाया और पूरी कुव्वत से शार्क के चपटी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। उसे महसूस हुआ कि उसने जरब चोबी डंडे से नहीं बल्कि रबड़ के डंडे से लगाई है। लेकिन उसे हड्डी की सलाबत का भी एहसास हुआ और जब शार्क मछली से फिसली, उसने एक बार फिर उसकी नाक की नोक पर जरब लगा दी। दूसरी शार्क कभी पानी के अंदर चली जाती, कभी बाहर आ जाती। अब जब वो बाहर आई, उसके जबड़े खुले हुए थे। उसने मछली पर झपटा मारा और अपने जबड़े बंद कर लिए। बूढ़े को मछली के गोश्त की सफेद टुकड़े जो चमक रहे थे उसके मुंह के किनारे पर लटके नजर आए। उसने अपने डंडा उठाया, लेकिन वो उसके सिर्फ सर का निशाना बना सका। शार्क ने उसे देखा। उसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा ढीला हो गया। वो उसे अपने हल्क में उतारने के लिए एक तरफ ढलक रही थी कि बूढ़े ने दोबारा उसे डंडा मारा। अब उसकी जरब भारी और ठोस जरूर थी, लेकिन मालूम यही हो रहा था कि वो चोबी डंडे से नहीं बल्कि रबड़ के डंडे से ही उसकी धुनाई कर रहा है। गैलियन, इधर आओ, बूढ़े ने कहा। एक बार फिर आओ। शार्क बरख रफ्तारी से आगे बढ़ी, लेकिन जब वो अपने जबड़े बंद कर रही थी, बूढ़े ने एक बार और डंडा मारा। अब कि उसकी जरब शदीद थी और डंडे को इतनी बुलंदी से ले गया कि जितना ले जा सकता था। इस मर्तबा उसे मगज के बिल्कुल नीचे हड्डी कड़कती महसूस हुई। वो उसने इस जगह दोबारा डंडा रसीद किया। उधर शार्क ने कहलाना अंदाज से गोश्त पर मुंह मारा। एक टुकड़ा कट गया, लेकिन वो मछली से नीचे फिसल गई। बूढ़ा इंतजार करता रहा कि शायद कोई शार्क दोबारा आ जाए, लेकिन किसी ने भी अपनी शक्ल ना दिखाई। फिर उसे एक सतह आब पर दायरे में तैरती नजर आई। उसे दूसरी का पंख दिखाई न दिया। मैं ये तवक्का भी नहीं कर सकता था कि मैं इन्हें हलाक कर सकूंगा, उसने सोचा। एक वक्त था जब मैं ये काम कर सकता था, ताहम मैंने उन दोनों को बुरी तरह जख्मी कर दिया है और उनमें से किसी की भी हालत अच्छी नहीं हो सकती। अगर मैं डंडा दोनों हाथों से चला सकता तो पहली को मैं यकीनन हलाक कर देता। अब भी, उसने सोचा। वो मछली की तरफ देखना नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसकी निस्फ हिस्सा बर्बाद हो चुका है। जब वो शार्कों के साथ बरसरे बेकार था, सूरज गरूब हो गया था। अनकरीब अंधेरा छा जाएगा, उसने कहा। फिर मुझे हवाना की रोशनियां नजर आ जाएंगी। अगर मैं मशरिक की जानिब कुछ ज्यादा ही दूर हुआ, मुझे रतीले साहिलों में से, जिन्हें हाल ही में तकरीरी मुकामात में तब्दील किया गया है, किसी एक की रोशनी दिखाई दे जाएगी। अब मैं खुशकी से कोई ज्यादा दूर नहीं हो सकता, उसने सोचा। मुझे उम्मीद है कि किसी भी शख्स को मेरे मुतल्लिक कोई ज्यादा तशवीश नहीं हुई होगी। हाँ, सिर्फ लड़का मेरे बारे में जरूर तशवीश में मुब्तला हो सकता है, मगर मुझे यकीन है कि उसे मुझ पर एतमाद होगा। कई बुजुर्ग मछेरों को भी तशवीश हुई होगी। मैं भले लोगों के कस्बे में रहता हूँ। अब वो मछली के साथ मजीद मुकालमा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फिर उसके दिमाग में नई रूह चल पड़ी। आधी मछली, उसने कहा। मछली जो तुम कभी थी, मुझे नेदामत है कि कुछ ज्यादा ही दूर निकल गया।
میری حماقت نے ہم دونوں کو تباہ کر دیا۔ تاہم میں نے اور تم نے بہت سی شارکوں کو ہلاک کیا اور کئی دوسروں کو برباد کر دیا۔ بزرگ مچھلی، تم نے کبھی کسی کو ہلاک کیا تھا؟ تمہاری جو خنجر نما تھوتنی ہے، یہ یوں ہی تو نہیں۔ اسے مچھلی اور اس بات کے کہ اگر کوئی شارک آزادانہ تیرتی رہی تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، سوچنا پسند تھا۔ اس کے ساتھ وہ دو ہاتھ کرنے کے لیے میرے پاس کلہاڑی کا فن ہونا چاہیے تھا، مگر کلہاڑی چھوڑی یہاں تو اس کے پاس چاقو بھی نہیں تھا۔ اگر میرے پاس کلہاڑی کا پھل ہوتا، میں اسے چپو کے سر پر باندھ دیتا۔ کیا زبردست ہتھیار بنتا! پھر میں اور میرا ہتھیار مل کر اس کا مقابلہ کرتے۔ لیکن اگر وہ رات کو آ گئی تو پھر کیا کروں گا؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ ان کا مقابلہ کرو، اس نے کہا۔ میں مر جاؤں گا مگر ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ مگر اب چاروں طرف اندھیرے کی چادر تن گئی تھی اور کہیں روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی، صرف ہوا چل رہی تھی اور بادبان ایک سے اندھیرے سے لہرا رہے تھے۔ ایسے میں اسے محسوس ہوا کہ اس کی شاید پہلے ہی موت ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھے اور اپنی ہتھیلیاں ٹٹولی۔ ان میں زندگی کے آثار موجود تھے۔ انہیں محض کھولنے اور بند کرنے سے اسے اذیت ہوتی، اور یہی زندگی کی علامت ہے۔ وہ پیچھے جھک گیا اور دوبالے کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ وہ ابھی نہیں مرا۔ اس کے کندھے نے اسے یہی بتایا۔